अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, एसी मशीन्स में हम आज डिस्कस करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। इनके दरमियान हम जो मुख्तलिफ डिफरेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि समझ लें कि हमने आज आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन करना है, मुआवजना करना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो अज़ीज़ तलबा, हमने ट्रांसफार्मर के हवाले से काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस असूल के तहत काम करता है, इसमें कौन कौन से अहम हिस्से होते हैं, इसकी कैलकुलेशंस हमने की हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के दरमियान मुआवजना, कंपैरिजन बिटवीन आइडियल ट्रांसफार्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो अज़ीज़ तलबा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ डिज़ाइन करने का सोचते हैं तो हमारे जहन के अंदर एक आइडिया होता है, एक प्लान होता है जिसके मुताबिक हम वो चीज़ डिज़ाइन करते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जहन के अंदर जो आइडिया, जो ख्याल होता है, जो चीज़ हमने डिज़ाइन करनी होती है, वो बहुत कम ऐसे होता है कि जो हमारे जहन के अंदर आइडिया या ख्याल जो होता है उसके मुताबिक वो चीज़ डिज़ाइन हो। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारे जहन के अंदर जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लान है, तकरीबन उसके बराबर वो चीज़ डिज़ाइन की जाए। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर भी जब किसी ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करने के बारे में सोचा जाता है या डिज़ाइन करना पड़ता है तो हमारे जहन में एक आइडियल ट्रांसफार्मर की शक्ल या तस्वर होता है कि हमारे जहन के अंदर एक आइडिया होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक प्लान होता है कि हमने जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है उसमें ये खुसूसियत होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास हम कंपैरिजन करते हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर, एक मिसाली ट्रांसफार्मर का एक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो तस्वर होता है हमारे जहन के अंदर, हम उस आइडियल ट्रांसफार्मर का मुआवजना करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से कि हमारा आइडिया क्या था और हम जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं वो इसके कितने मुताबिक है। तो इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। ये अज़ीज़ तलबा, ये ट्रांसफार्मर की डायग्राम आप पहले लेक्चर से देखते आ रहे हैं। तो इसमें देखें अज़ीज़ तलबा, ट्रांसफार्मर जो होता है इसकी जो ये वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कॉपर मटेरियल की डिज़ाइन की जाती है। ये जो वाइंडिंग होती है ये कॉपर मटेरियल की बनाई जाती है। अब आपको पता है कि कॉपर मटेरियल की कुछ ना कुछ मुज़ाहमत होती है, करंट के रास्ते में जो रुकावट पेश करता है, अच्छा रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद हमारे पास इसका ट्रांसफार्मर का दूसरा हिस्सा होता है कोर, सिलिकॉन स्टील की पत्रीदार कोर। और कोर जो होती है उसकी भी कुछ ना कुछ रिलक्टेंस होती है। रिलक्टेंस कहते हैं फ्लक्स के रास्ते में रुकावट को, रिलक्टेंस फ्लक्स के रास्ते में रुकावट को कहते हैं। तो ये जो कोर होती है इसमें चूंकि फ्लक्स को चलाना होता है तो फ्लक्स के रास्ते में ये कोर जो मुज़ाहमत पेश करती है, जो रुकावट पेश करती है, उसे हम रिलक्टेंस कहते हैं। किसी भी मटेरियल की आप कोर बना लें उसकी कुछ ना कुछ रिलक्टेंस होगी। आप कोई भी मटेरियल वाइंडिंग का यूज़ कर लें उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर के दो अहम हिस्से होते हैं, वाइंडिंग और कोर। तो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती है, किसी भी मटेरियल की वाइंडिंग आप डिज़ाइन कर लें, बना लें, आमतौर पर कॉपर यूज़ किया जाता है तो कॉपर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। दूसरे नंबर पर कोर है तो कोर की भी कुछ ना कुछ रिलक्टेंस लाजमी होती है, चाहे जितनी मर्जी आप बेहतर कोर डिज़ाइन कर लें लेकिन कुछ ना कुछ रिलक्टेंस मौजूद होती है। अब हमारे पास जो वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से, मुज़ाहमत की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। V = IR, इस फॉर्मूले से वो ड्रॉप मालूम करते हैं। तो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और ये जो कोर होती है इसकी रिलक्टेंस की वजह से कुछ फ्लक्स ज़ाया हो जाता है। कोर की जो रिलक्टेंस होती है उस रिलक्टेंस की वजह से जो फ्लक्स ज़ाया होता है, इस खासियत को हम कोर की रिएक्टेंस भी कहते हैं। यानी कि कोर की रिलक्टेंस की वजह से जो कुछ फ्लक्स ज़ाया हो जाता है, उससे इस कोर की उस खासियत को, उस सलाहियत को हम रिएक्टेंस कहते हैं, कोर रिएक्टेंस। तो यूं कह लें कि हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ वोल्टेज में या फ्लक्स में कमी का हमें सामना करना पड़ता है। एक वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती है
उस वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, और एक कोर की रिएक्टेंस होती है जिसकी वजह से फ्लक्स ड्रॉप होता है, फ्लक्स कम होता है, फ्लक्स ज़ाया होता है। तो ये दो अहम हिस्से हैं और दोनों अहम हिस्सों में ये दो तरह की खसूसियत होती हैं। वाइंडिंग में वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और कोर में कोर की रिएक्टेंस। अब ये जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से जब इसमें करंट चलता है तो रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पावर ज़ाया होती है। इस वाइंडिंग में जो पावर ज़ाया होती है उसको हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड करते हैं, I²R। इसे हम कॉपर लॉस भी कहते हैं, क्योंकि कॉपर की वाइंडिंग बनी होती है तो कॉपर वाइंडिंग के अंदर जो करंट के चलने की वजह से लॉसेस होते हैं रेजिस्टेंस की वजह से, उसको हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती है, उसमें करंट चलता है तो वाइंडिंग में कुछ पावर ज़ाया हो जाती है, लॉस होता है, नुकसान होता है पावर का। तो वाइंडिंग में जो पावर ज़ाया होती है उसको हम कॉपर लॉस कहते हैं, उसको हम I²R से फाइंड करते हैं। वाइंडिंग में जो पावर ज़ाया होती है उसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। उसके बाद जो कोर होती है, इस कोर की रिएक्टेंस की वजह से जो फ्लक्स ड्रॉप होता है या जो लॉसेस होते हैं उसको हम कोर लॉसेस कहते हैं। वाइंडिंग में रेजिस्टेंस की वजह से करंट चलता है तो कॉपर लॉसेस होते हैं, जबकि ये जो कोर होती है, इस कोर के अंदर कोर लॉसेस, जो लॉसेस होते हैं, जो नुकसान होते हैं, पावर खर्च होती है, उसको हम कोर लॉस कहते हैं, कोर लॉसेस। तो ये चीज़ें थी। और दूसरे नंबर पर इसके बाद आप देखें कि आपने चीज़ पढ़ी हुई है कि ट्रांसफॉर्मर के जिस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, उसकी टर्न्स को N1 से जाहिर किया जाता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स को N2 से जाहिर करते हैं और उस वाइंडिंग को S से यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग से जाहिर किया जाता है। जो सप्लाई वोल्टेजेस होते हैं उनको V1 से जाहिर करते हैं और जो आउटपुट पे हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलते हैं उनको हम V2 से जाहिर करते हैं। अभी मैं आपको आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं बता रहा, अभी मैं आपको ट्रांसफॉर्मर की जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है या जो हमने जो पहले पढ़ी सिर्फ वो बता रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको कॉपर लॉस कहते हैं, और उसकी कोर के अंदर जो लॉसेस होते हैं उनको कोर लॉसेस कहते हैं। मजीद अप्लाइड वोल्टेज को V1 से आउटपुट में मिलने वाले वोल्टेज को V2 से जाहिर करते हैं, चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है। जिस वाइंडिंग को सप्लाई फ्राहम की जाती है उसको प्राइमरी, और जिस वाइंडिंग पे लोड डाला जाता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा होने वाले वोल्टेज को E1 से जाहिर करते हैं, प्राइमरी की EMF, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस होते हैं उसको E2 सेकेंडरी की इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के हवाले से बेसिक चीज़ें बताई हैं। अभी मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई आपको, ये मैंने जो भी चीज़ें इस डायग्राम के जरिए आपको बताई हैं वो ट्रांसफॉर्मर के हवाले से बेसिक चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ बताई मैंने आपको कि वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती है, कोर की रिएक्टेंस होती है, अप्लाइड वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, प्राइमरी EMF, सेकेंडरी EMF, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी की टर्न्स, सेकेंडरी की टर्न्स, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये किसी भी ट्रांसफॉर्मर में लाजमी होती हैं। अब आते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर सेकंड, जो हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो अज़ीज़ तलबा, मैंने जैसे आपको लेक्चर के शुरू में बताया है कि हमने जब कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी होती है तो उसका एक आइडिया हमारे जहन में होता है, एक मिसाल जहन में होती है। हमारी कोशिश होती है कि हमने जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है वो उस आइडिया के मुताबिक हो, मुकम्मल तौर पे मुताबिक हो जाए या तकरीबन मुताबिक हो जाए। तो हमारे पास ये जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ये एक समझ लें कि एक जहन में एक आइडिया होता है। हकीकत में आइडियल ट्रांसफॉर्मर नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं पाई जाती, यानी कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं है, इसको डिज़ाइन नहीं किया जाता। लेकिन हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर की मदद से इस चीज़ को लर्न करना है कि हमारा आइडिया क्या होना चाहिए, जो हमारा आइडिया है वो क्या होना चाहिए, फिर उस लिहाज से हम किसी ट्रांसफॉर्मर को डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास जो आइडियाज़ हमारे जहन में होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है, इसकी जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नहीं होती, ज़ीरो होती है। यानी कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस सिफर होती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, और उसकी जो कोर होती है उस कोर की रिलक्टेंस भी सिफर होती है। यानी कि एक मिसाली ट्रांसफॉर्मर, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जीरो होती है, यानी कि वाइंडिंग की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। अब यूं कह लें कि प्योर कंडक्टर होता है, उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। और जो कोर होती है वो भी प्योर सिलिकॉन स्टील मटेरियल की बनी होती है, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता फ्लक्स को।
तो जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नहीं होती तो उसमें कोई भी कॉपर लॉस वाकया नहीं होता, कोर की कोई भी रिएक्टेंस या रिलेक्टेंस नहीं होती तो उसमें कोई भी आयरन लॉस वाकया नहीं होता। यानी कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कोई कॉपर लॉस या कोई आयरन लॉस नहीं होता, यानी कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में किसी किस्म का कोई नुकसान या कोई लॉस नहीं होता। ये हमारा आइडिया है, हमारे जहन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ख्याल है कि ऐसा भी ट्रांसफॉर्मर होता है कि जिसमें कोई लॉस नहीं होता। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है, मिसाली ट्रांसफॉर्मर, उसमें किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता, उसमें वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जीरो होती है, कोर की रिएक्टेंस भी जीरो होती है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी। जो हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता, ना कॉपर लॉस होते हैं ना आयरन लॉस होते हैं, जबकि इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जीरो होती है और रिएक्टेंस भी, कोर की रिएक्टेंस भी जीरो होती है। तो अजीज तुलबा, अगले पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई से जोड़ा जाता है और सेकेंडरी साइड पे कोई लोड नहीं होता, जब प्राइमरी को हमने सप्लाई से जोड़ा है, सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं है, तो उस वक्त हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं ट्रांसफॉर्मर नो लोड पे है, यानी कि सप्लाई मिल रही है ट्रांसफॉर्मर को लेकिन सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं है, सेकेंडरी ओपन है, उस वक्त हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर नो लोड पे है। तो उस सूरत में नो लोड पर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में जो करंट चलती है उसे हम आई नॉट से जाहिर करते हैं, आई नॉट, इसका मतलब है नो लोड करंट। ट्रांसफॉर्मर जब नो लोड पे होता है, नो लोड का मतलब जब सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं होता, सेकेंडरी ओपन होती है, उस वक्त जो प्राइमरी में करंट थोड़ा बहुत चल रहा होता है उसे हम नो लोड करंट कहते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो नो लोड करंट होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है? यह ट्रांसफॉर्मर की नो लोड करंट का वो जुज्व होता है जो वाइंडिंग में चलकर फ्लक्स पैदा करने का सबब बनता है। नो लोड करंट मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है कि करंट का वो कंपोनेंट, वो जुज्व जो वाइंडिंग में चलकर फ्लक्स पैदा करने का सबब बनता है, वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करता है, मकनातीसियत पैदा करता है, फ्लक्स पैदा करता है, उसे हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। तो चूंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस सिफर होती है तो जितना भी नो लोड करंट होता है वो वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करने में काम आता है। आई नॉट इज इक्वल टू आई म्यू मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। इसके बाद देखें अजीज तुलबा अगला पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर की, चूंकि हमने कहा है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नहीं होती, तो जब ट्रांसफॉर्मर नो लोड पे होता है, उस पर ऊपर कोई लोड नहीं होता, तो उस वक्त वो कोई पावर खर्च नहीं करता। मजीद दूसरे नंबर पर इसके बाद देखें cos फाई का मतलब पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर इज जीरो एट नो लोड। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का नो लोड पे पावर फैक्टर सिफर होता है, क्योंकि पावर कोई खर्च हो नहीं रही होती तो पावर फैक्टर भी सिफर होगा। मजीद अगली बात है कि आखिरी 2 पॉइंट अजीज तलबा देखें, चूंकि इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ही नहीं है तो आप जितने वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उतने ही यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज और प्राइमरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों आपस में बराबर होंगी, क्योंकि इस सर्किट की रेजिस्टेंस ही नहीं है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होने हैं। तो जब वोल्टेज ड्रॉप सिफर हो तो अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होने हैं। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में अप्लाइड वोल्टेज यानी कि V1 और प्राइमरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह सेकेंडरी साइड पे भी चूंकि वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नहीं है तो सेकेंडरी की वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होती है। रेजिस्टेंस ना होने की वजह से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जितने वोल्टेज यहाँ पे पैदा होंगे उतने ही आउटपुट में मिलेंगे, जितने वोल्टेज यहाँ पे फ्राहम करेंगे उतने ही प्राइमरी में इंड्यूस होंगे। तो ये है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ये चीजें होती हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कोई लॉस नहीं होता, ना कॉपर लॉस ना आयरन लॉस। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी सिफर होती है और कोर की रिएक्टेंस भी सिफर होती है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो नो लोड करंट होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट सिर्फ इसके बराबर होता है, जबकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर जब नो लोड पे होता है तो वो कोई पावर खर्च नहीं करता, उसका पावर फैक्टर भी सिफर होता है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में अप्लाइड वोल्टेज और प्राइमरी की ईएमएफ बराबर होते हैं, जबकि सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज सेकेंडरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ आपस में बराबर होते हैं। तो ये एक आइडियल जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें ये चीजें होती हैं।
लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हम इसको सिर्फ डिस्कस करते हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर हकीकत में बनाना मुमकिन नहीं है। अगर आपके जहन में ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि जब इसको बनाना पॉसिबल नहीं तो हम इसको ये चीज़ें डिस्कस क्यों कर रहे हैं, मैंने आज जैसे आपको शुरू में बताया है कि हमने एक आइडियल जहन में रखना है, एक मिसाल जहन में रखनी है, एक आइडिया, एक मंसूबा, एक प्लान जहन में रखना है कि हमने जो ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन करना है वो इस जैसा होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि हम कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मर तो डिज़ाइन नहीं कर सकते कि जिसमें कोई भी लॉस ना हो, लेकिन ऐसा तो डिज़ाइन कर सकते हैं ना कि जिसमें कम से कम लॉस हो। यानी कि एक हमारे पास आइडिया आ गया है, अगर हम इसको फुलफिल नहीं कर रहे, पूरा नहीं कर रहे, लेकिन इसके करीब तो जा सकते हैं ना। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर हमने जो डिज़ाइन करना है, हम उसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जीरो नहीं रख सकते, लेकिन जीरो के करीब तो रख सकते हैं ना। हम एक जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाहते हैं उसकी कोर की रिएक्टेंस जीरो नहीं रख सकते, लेकिन जीरो के करीब तो रख सकते हैं ना। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हम जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करें उसमें जो नो लोड पे पावर खर्च हो वो अगर जीरो ना हो तो लेकिन जीरो के करीब तो हो। इसी तरह पावर फैक्टर अगर जीरो नहीं है तो जीरो के करीब हो। तो ये हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इसलिए ताकि हमने जो ट्रांसफार्मर जो अमली तौर पे डिज़ाइन करना है, जो अमली तौर पे यूज़ होता है, उसमें ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आइडियल ट्रांसफार्मर के मतलब समझ आ चुकी होगी कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वेक्टर डायग्राम की तरफ आते हैं। हमारे पास जो हम इसको सप्लाई वोल्टेज फ्राहम करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज, और अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होती है, क्योंकि कोई लॉस नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, बराबर होती है, लेकिन सिमत में मुखालिफ होती है। जितने वोल्टेज फ्राहम करेंगे प्राइमरी में भी उतने ही वोल्टेज इंड्यूस होंगे, लेकिन वो उलट होंगे, उसके अपोजिट होंगे, 180 आउट ऑफ फेज होंगे। और जो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो भी अप्लाइड वोल्टेज के 180 आउट ऑफ फेज होगी। तो प्राइमरी पे जो आपने अप्लाइड वोल्टेज फ्राहम किए, जो वोल्टेज फ्राहम किए हैं, और उसकी वजह से जो प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हुई है, सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, दोनों जो है वो अप्लाइड वोल्टेज के मुखालिफ होंगी। मजीद ये देखिए, जो नो लोड करंट है वो मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर होता है, और मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि नो लोड करंट जो है वो अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज और ये नो लोड करंट, यानी कि जब ट्रांसफॉर्मर नो लोड पे है तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, यानी कि नो लोड करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। चूंकि वाइंडिंग की रेजिस्टेंस सिफर होती है, ये प्योर इंडक्टिव वाइंडिंग होती है, प्योर इंडक्टिव वाइंडिंग होती है। तो आपने पढ़ा है कि इंडक्टिव वाइंडिंग के अंदर या इंडक्टिव कॉइल के अंदर जो करंट होता है वो वोल्टेज के 90 डिग्री लैग करता है, पीछे रह जाता है। तो ये था आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जिसको कि हम जहन में रखते हैं, इसको आइडिया के तौर पर लेते हैं। लेकिन जो अमली तौर पर ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर या अमली ट्रांसफॉर्मर में आइडियल ट्रांसफॉर्मर की निस्बत क्या क्या चेंजिंग होती है। तो देखें, ये हमारे पास वो ट्रांसफॉर्मर की है असेंबल है, आपने पढ़ा हुआ इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें देखें, जो हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होता है जो अमली तौर पर यूज होता है, इसमें कॉपर लॉस भी होते हैं, आयरन लॉस भी होते हैं। कॉपर लॉस क्यों होते हैं? क्योंकि वाइंडिंग की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, वाइंडिंग की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो उस रेजिस्टेंस में से जब करंट चलता है तो आई स्क्वायर आर लॉसेज यानी कि कॉपर लॉसेज होते हैं। प्रैक्टिकल आइडियल में तो हमने देखा कि उसकी सिफर रेजिस्टेंस होती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी मटेरियल की सिफर रेजिस्टेंस हो। तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें वाइंडिंग की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से कॉपर लॉस होते हैं। और जो कोर होती है हमारे पास, इसकी भी कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होती है, रिलेक्टेंस होती है, जिसकी वजह से कोर में भी कुछ लॉसेज होते हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस भी होते हैं, आयरन लॉस भी होते हैं। और अगर बात करें वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की, तो वो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी होती है, कुछ ना कुछ लाजमी होती है वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी, और कोर की रिएक्टेंस भी कुछ ना कुछ लाजमी होती है। इट हैज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी होती है इसमें। इट हैज कोर रिएक्टेंस, कोर की रिएक्टेंस भी होती है इसमें, कुछ ना कुछ लाजमी तौर पे होती है। मजीद ये है कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होता है, इसमें जो नो लोड करंट होता है ये दो अज्जा पर मुश्तमिल होता है, यानी कि दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है। नो लोड करंट का एक जुज्व होता है जो अप्लाइड वोल्टेज के 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, और नो लोड करंट का एक जुज्व होता है जो अप्लाइड वोल्टेज के इन फेज होता है।
तो नो लोड करंट ये दो अज्जा के वेक्टर्स के हासिल जमा के बराबर होता है। IW जो है, आई नोड ये नो लोड करंट, IW आयरन लॉस कंपोनेंट, नो लोड का आयरन लॉस कंपोनेंट, और आई म्यू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, आयरन लॉस कंपोनेंट करंट का और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट का। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो नो लोड होता है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और आयरन लॉस कंपोनेंट के वेक्टर्स के मजमुआ के बराबर होता है, वेक्टर्स के मजमुआ के बराबर होता है। तो यहां पर आपने देखा कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें नो लोड करंट सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर है। यहां पर जो नो लोड करंट है वो दो अज्जा के वेक्टर्स के हासिल जमा के बराबर है। ये जो आयरन लॉस कंपोनेंट है ये अप्लाइड वोल्टेज के इन फेज होता है, जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है ये अप्लाइड वोल्टेज के 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। ये जो आयरन लॉस कंपोनेंट है ये वाइंडिंग की रेजिस्टेंस में से चलता है जिसकी वजह से कॉपर लॉस होते हैं, और ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है ये वाइंडिंग की रिएक्टेंस में से चलकर फ्लक्स पैदा करने का सबब बनता है। अगला पॉइंट है इट कंज्यूम्स सम पावर एट नो लोड। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नो लोड पे भी कुछ ना कुछ पावर खर्च करता है क्योंकि उसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती है। इसमें क्योंकि पावर खर्च होती है तो उसका पावर फैक्टर भी फिर सिफर नहीं रहता। फॉर्मूला देखें आपने पढ़ा पावर का, P इज इक्वल टू VI cos फाई। तो इस फॉर्मूले के तहत जब कुछ ना कुछ पावर खर्च होगी तो पावर फैक्टर भी जीरो नहीं रहेगा। यहां पे तो चूंकि पावर खर्च नहीं हो रही थी इसलिए पावर फैक्टर भी जीरो था, यहां पे चूंकि कुछ पावर खर्च हो रही है तो पावर फैक्टर भी सिफर नहीं होगा। मजीद अगले जो पॉइंट्स उसमें देखें, चूंकि वाइंडिंग की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो आप जितने वोल्टेज फ्राहम करेंगे अप्लाइड वोल्टेज V1 वो हमेशा E1 से ज्यादा होंगे, यानी कि प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF कम होती है अप्लाइड वोल्टेज से, क्योंकि जब ये वोल्टेज यहां से आगे वाइंडिंग तक जाते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस होते हैं वो ज्यादा होते हैं टर्मिनल वोल्टेज की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे जितने वोल्टेज इंड्यूस हुए हैं जब वो टर्मिनल तक जाते हैं तो कुछ रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो जाते हैं तो वोल्टेज कम हो जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में अप्लाइड वोल्टेज प्राइमरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ से ज्यादा होते हैं, जबकि सेकेंडरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होती है। तो अजीज तलबा ये थे हमारे पास फ़र्क आइडियल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपने तो ये चीज़ें सीखी हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये क्या होते हैं और इनमें आइडियल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क होता है। मैं मुख्तसरन दोबारा रिवाइज़ करता हूँ। हमारे पास जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है इसको डिज़ाइन करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया के तौर पर हम लेते हैं। प्रैक्टिकली जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है उसमें यही चीज़ें होती हैं। अब देखिए इनका कंपैरिजन करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस नहीं होते, नो कॉपर लॉस, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होते हैं। कॉपर लॉस अकर्स, कॉपर लॉस वाक़या होते हैं इसमें कॉपर लॉस नहीं होते। आइडियल ट्रांसफार्मर में नो आयरन लॉस, यानी कि कोई आयरन लॉस नहीं होता, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस वाक़या होते हैं। तीसरे नंबर पर आइडियल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नहीं होती, जीरो रेजिस्टेंस होती है, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में जो कोर मटेरियल होता है उसकी रिएक्टेंस सिफर होती है, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो कोर मटेरियल होता है उसकी रिएक्टेंस सिफर नहीं होती, कुछ ना कुछ लाजमी होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है वो सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर होता है, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट आयरन लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के वेक्टर्स के मजमुआ के बराबर होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में नो लोड पे कोई पावर खर्च नहीं होती, जीरो नो लोड पावर, यानी कि नो लोड पे कोई पावर खर्च नहीं होती, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नो लोड पे कुछ ना कुछ पावर खर्च होती है। इट कंज्यूम्स सम पावर एट नो लोड, लेकिन नो लोड पे भी कुछ ना कुछ पावर खर्च करता है। आइडियल ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर सिफर होता है नो लोड पे, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर सिफर नहीं होता नो लोड पे। आइडियल ट्रांसफार्मर में अप्लाइड वोल्टेज और प्राइमरी की ईएमएफ बराबर होते हैं, जबकि इसमें अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होते हैं प्राइमरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ से। आखिर पे
आइडियल ट्रांसफार्मर की इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज बराबर होते हैं, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होती है सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज से। तो ये था हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के दरमियान मुवाजना। हकीकत में हम जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, उसको हम कहते हैं अमली ट्रांसफार्मर, जबकि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है ये एक आइडिया होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक मिसाली चीज़ होती है। ठीक है, तो इसको समझना, इन चीज़ों को, आइडियल ट्रांसफार्मर को समझना भी इसलिए ज़रूरी है कि हमने जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है, जो अमली तौर पर हमने जो ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, डिज़ाइन करना है, उसको हमने तकरीबन इसके बराबर बराबर लेके आना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।